छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी और हमारे भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री धर्मपाल जी कौशिक, श्री पुन्नीलाल जी मोहरे, मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार, श्री लखनलाल जी साहू, सांसद बिलासपुर, श्री बंशीलाल जी महतो, सांसद कोरबा लोकसभा क्षेत्र, श्रीमती कमला पाटले, सांसद जांजगीर चांपा और श्री आदरणीय बद्रीधर जी दीवान, छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक श्री राजू सिंह जी छत्री, श्री तोहन साहू, श्री लखन देवांगन, श्री अम्बेश जांगड़े, श्रीमती सुनीता राजिया और श्री भूपेंद्र सवन्नी, सभा में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, लंबे अरसे के बीच बिलासपुर की किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। मुझे याद है चुनाव के समय भी और चुनाव के पहले भी कई सार्वजनिक सभाओं को बिलासपुर जनपद में मैं संबोधित कर चुका हूं। और जैसा राजू सिंह छत्री ने आपको बताया कि मुझे विधानसभा के चुनाव के समय भी मैं यहां पर आया था और मैंने ये उस समय वादा किया था कि राजू सिंह छत्री को यदि आप विजयी बनाते हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए पुनः आप सबके बीच आऊंगा और आप सबको उसके लिए धन्यवाद देता हूं। इतनी दिनों के बाद आपके बीच आना हुआ, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार की गर्मजोशी आप सबके अंदर मैंने उस समय देखी थी, वही गर्मजोशी आप लोगों के अंदर हमें इस समय भी देखने को मिल रही है। और बहनों भाइयों, बहुत ही गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने हम लोगों का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। लेकिन जानते हैं भारत की परंपरा है, शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ को 2003 में भी देखा था, जिसमें पहली बार डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे। छत्तीसगढ़ में उस समय पार्टी के प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर रहा। आज 13 वर्ष के बाद छत्तीसगढ़ को जिसने 2003 में देखा होगा, आज 2016 में सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि सचमुच छत्तीसगढ़ बदल गया है। वैसा छत्तीसगढ़ जैसा 2003 में हमने देखा था, बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिला। और इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं आपके यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को। पूरी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। तेजी के साथ छत्तीसगढ़ का आपने विकास किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और बहनों भाइयों, जब मैं पिछले चुनाव में आया था तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी थी। हमारी पार्टी की टक्कर यदि किसी से थी तो कांग्रेस से। लेकिन इस बार आया हूं तो दृश्य कुछ बदला था। उस समय लगता था कांग्रेस की जहाज इतनी मजबूत जहाज है, उस जहाज को पानी में डुबाना बहुत कठिन काम है। लेकिन इस बार मैं आया हूं तो मैं यह देख रहा हूं कि जो कांग्रेस की जहाज थी उसमें हमारे योगी जी ने छेद कर दिया है। और बहनों भाइयों, आप जानते हैं कि इस जहाज में छेद हो गया, दुनिया की कोई भी ताकत उस जहाज को डूबने से नहीं बचा सकती है। अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का डूबना पूरी तरह से तय हो गया।
यह भी देखा होगा, जब जहाज डूबने लगती है तो उस पर बैठे हुए परिंदे भी उड़ने लगते हैं, हटने लगते हैं। मैं समझता हूं कितने लोग कांग्रेस में टिकेंगे, अब इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके बीच आया हूं तो आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं मेरे बहनों भाइयों कि आपने जैसे पहले ताकत दी है वैसी ही ताकत आज भी हम सबको चाहिए, और वह ताकत चुनाव जीतने के लिए भी चाहिए, आप सबकी सेवा करने के लिए वह ताकत चाहिए। यही याचना करने के लिए आपके बीच खड़ा हुआ। 2 साल पहले आप लोगों ने केंद्र में सरकार बनाई, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। मुझे याद है कि जब हम और मोदी जी दोनों लोग साथ साथ हिंदुस्तान के सभी राज्यों की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहे थे, जब हवाई जहाज में हम दोनों साथ जाते थे, हेलीकॉप्टर में साथ जाते थे, तो बराबर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं बराबर गिनता रखता था कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी सीटें मिलेंगी। तो मैं कहता था मोदी जी से कि हमको लगता है कि कहीं हमको स्पष्ट बहुमत न मिल जाए हिंदुस्तान की लोकसभा में। तो उन्होंने कहते थे कि राजनाथ जी अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, लगता नहीं है। लेकिन बहनों भाइयों आपने कमाल कर दिया है, और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी ने भारत की संसद में बहुमत हासिल किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। इसका श्रेय भी यदि किसी को जाता है तो आप सभी को जाता है। 2 वर्षों से हमारी सरकार केंद्र में चल रही है। स्वाभाविक रूप से आप भी सोचते होंगे कि 2 वर्षों के अंदर आपकी सरकार ने क्या किया है, कौन सा करिश्मा कर दिया, क्या क्या किया है। यदि इसी में करना प्रारंभ करूं, यदि सुनाना प्रारंभ करूं तो घंटों का समय लग जाएगा। लेकिन उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, हर चीजों का उल्लेख नहीं करना चाहता। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, मेरी बात यदि कोई गलत हो आप ताली मत बजाना, सही बात यदि हो हमारी तो ताली बजाना। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जीवन में यदि मैंने राजनीति की है तो जनता से आंखें चुरा कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति हम लोगों ने की है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। हमारे राजनीतिक विरोधी भी यह कह सकते हैं 2 साल का समय गुजर गया, आपकी सरकार ने क्या किया। किसी काम के संबंध में कह सकते हैं यह काम किया, यह काम नहीं किया, यह काम किया लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं किया। यह सब सारे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं सीना ठोक कर और दमखम के आधार पर कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि 2 वर्षों के शासनकाल में मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए कुछ हुआ हो अथवा न हुआ हो, लेकिन कोई हकीकत को नकारेगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम यदि किसी किया है तो हमारे प्रधानमंत्री। मान सम्मान स्वाभिमान या मनुष्य के हृदय की सबसे बड़ी भावना होती है। यदि यहां पर कोई गरीब मां की गोद से पैदा हुआ कोई बेटा बैठा होगा, भले ही झोपड़ी में क्यों रहता हो, खाने के लिए सूखी रोटी ही क्यों न मिलती, लेकिन कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति जाकर उसके स्वाभिमान पर चोट मारने की कोशिश करेगा, भूखा रहना वाला बात कर देगा, लेकिन स्वाभिमान पर चोट किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी राष्ट्र को मजबूत बनाकर रखने के लिए स्वाभिमान की भावना की अहमियत होती है। जाकर दुनिया के दूसरे देशों में लोगों से कोई पूछे, 2 वर्षों पहले भारत के बारे में सारी दुनिया में क्या धारणा थी, आज वह धारणा मेरे बहनों भाइयों बदल चुकी है। दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले आपके ही भाई, आपके ही बंधु आज अपना मस्तक ऊंचा करके अमेरिका की भी सड़कों पर चलते हैं और उन्हें सम्मान के नजरिए से लोग देखते हैं।
की नजरों से कोई नहीं देखता। दूसरी बात, कांग्रेस की सरकार थी, बराबर आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि उस सरकार के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे कि नहीं लगे थे? हाँ या ना में आपसे जवाब चाहूंगा, लगे थे कि नहीं लगे थे? इधर से मैं जवाब चाहूंगा अपनी माताओं बहनों से कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे कि नहीं लगे थे? 10 वर्षों में केवल भ्रष्टाचार के ही आरोप नहीं लगे थे मेरे बहनों भाइयों। कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी थी। क्या ऐसी ही सरकार से हिंदुस्तान को चाहिए? लेकिन आज मैं कल के किशोर पर कह सकता हूं, 2 वर्षों का समय गुजर गया है मेरे भाइयों। कोई मामला उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारी सरकार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग नहीं। छोटी छोटी बातें मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि नीचे तक हमने भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। पहले ऊपर बैठने वाले लोग पवित्र हो जाए, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए, गंगोत्री पवित्र हो जाएगी तो गंगोत्री से निकलने वाली गंगा भी पवित्र रहेगी मेरे भाइयों। कोई उसे दूषित नहीं कर सकता। और इस मामले में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। और जहां जहां हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, आज हरियाणा जाकर कोई देखे तो। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सबसे बेहतर काम कर रही हैं, बल्कि सारी दुनिया के पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषण की सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। हिंदुस्तान में सभी राजनीतिक पार्टियों में सबसे बेहतर सरकार चलाने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। सभी इस हकीकत को स्वीकार करें। और हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी भारत सरकार में रक्षा राज्य मंत्री हैं, हरियाणा से एक कद्दावर नेता है, प्रतिष्ठित परिवार है। उन्होंने बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी सरकार के संबंध से, और आपके मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारी बातें आपके सामने रखी हैं। बहुत मैं विस्तार में नहीं आना चाहूंगा क्या क्या हुआ है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और इस बात के वो साक्षी हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल जी कौशिक भी यहां पर बैठे हैं, वह भी इस बात के साक्षी है रहने वाली इस बात की। जब कांग्रेस की सरकार थी, कोयला खदानों के आवंटन में 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। यह आरोप हम लोगों ने नहीं लगाया था। ऑडिट में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी जिसे कहते हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह आरोप लगाया और उसी में जेल नहीं आ रहा। लेकिन हम लोगों ने इस बार जो कोयले के खदानों का आवंटन किया है, उस समय उनके शासनकाल में कोई 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। लेकिन मेरे छत्तीसगढ़ के रहने भाइयों, आप बिल्कुल सीना ठोक कर जनता की चोट पर बोलो कांग्रेस के लोगों के सामने, तुम्हारे शासनकाल में कोयला खदानों के आवंटन में 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। लेकिन इस बार इस सरकार ने जो कोयला खदानों का आवंटन किया है, 2 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होने जा रहा है। यह अंतर जो सरकारों के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और मैं आपके जोड़ी में कह रहा हूं, मैं अपने प्रेस के मित्रों से भी कहूंगा, मेरी कोई बात गलत हो तो मार्ग में लिख लीजिएगा। राजनाथ सिंह आए थे, झूठ बोलकर चले गए, जनता को गुमराह कर चले गए। मेरी गलती होगी तो मैं क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि जनता से झूठ बोलकर मैं राजनीति नहीं करना चाहता। यदि अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने आया हूं तो सही और दुरुस्त जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है वही आपकी अदालत में मैं पेश करूंगा। गलत रिपोर्ट कार्ड आपके सामने मैं पेश नहीं करूंगा। बराबर गलत रिपोर्ट कार्ड पेश करके देखा हमने आपको छाड़ा है।
नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण भी राजनीति पर से जनता का विश्वास पहले से कम होगा, नेताओं पर से भी विश्वास कम होगा। राजनीतिक क्षेत्र में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। हम विश्वास का संकट नहीं पैदा होने देंगे मेरे बहनों। आपने अभी हमारे ऊपर भरोसा किया है तो आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे, चाहे हमें जिंदगी ही क्यों न लगानी पड़े। मैं आपको विश्वास दिला, आपके भरोसे को हम नहीं टूटने। कई चरण अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लोगों की फसल बर्बाद हो जाती, सूखे से, बाढ़ से, कीड़े लगने से, आग लग जाती थी, फसल जल जाती थी, किसान हाय हाय कर रह जाता। पहली बार आजाद भारत में, और मैं कह सकता हूं दुनिया की सबसे बेहतर फसल बीमा योजना इस बार हम लोगों ने लागू की है। अभी शायद छत्तीसगढ़ में भी 100 रुपये का बीमा होगा तो आपको 1.5 रुपया या 2 रुपया देना पड़ेगा, शेष पैसा हम लोग दें। इतनी फसल बर्बाद होगी, भरपाई आपको बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी। बहनों भाइयों, आधी अधूरी नहीं की। और केवल मान लीजिए खेत आपने जोत दिया, बीज डाल दिया, ओला पाला पड़ गया, बीज नहीं हुआ, तब भी आपको उसकी भरपाई की जाएगी। ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लोगों ने लागू की है। फसल कट गई, खेत में पड़ी हुई है, पानी पड़ गया, खेत में फसल सड़ गई, खलिहान में आप नहीं ला पाए, खलिहान में लाए तो सड़ गई, उसका भी बीमा आपको दिया जाएगा, चाहे फसल खड़ी हो चाहे फसल पड़ी हो। ऐसी बेहतर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लोगों ने लागू की है, हर गांव के विकास के लिए। वैसे डॉक्टर रमन सिंह जी अपने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए वर्षों से परिश्रम कर रहे हैं, पूरी ताकत लगाकर, इसमें कहीं दो मत नहीं है। केंद्र सरकार ने भी फैसला किया है कि हम गांवों को अब सीधे 2014 से लेकर 2029 के बीच 80 लाख हर ग्राम पंचायत को विकास के लिए मुहैया कराएंगे। 80 लाख रुपए 2014 से लेकर 19 ऐसी कई योजनाएं। सिंचाई मैं समझता हूं कि आज भी कोई यह गारंटी नहीं दे सकता कि हर खेत तक सिंचाई की व्यवस्था हो गई होगी। हो गई है कि नहीं? इधर मैं पूछना चाहता हूं पीछे के लोगों से, सिंचाई की व्यवस्था भी पूरी तो नहीं हो पाई है कि हो गई है? जहां हुआ है वो ठीक है, जो नहीं हुआ है उसके लिए भी आप लोग हमारी बात सुन लो कि भाइयों हम लोगों ने तय किया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की है। 2019-20 के पहले हम लोगों की बीच के पहले कोशिश होगी कि हिंदुस्तान की 1 इंच भी जमीन नहीं बचनी चाहिए जो कि पानी के भाव में असिंचित रह जाए, नहीं बचनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2020-2021 किसानों की जितनी आज आमदनी होती है 2022 आते आते वह आमदनी 2 गुनी हो जानी चाहिए। यह भी हम लोगों का फैसला गरीबों के लिए। अभी डॉक्टर रमन सिंह ने बताया, आज तक ऐसी सरकार किसी ने नहीं देखी होगी। इस बात की चिंता हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उनको घरों में लकड़ी जलाकर इतनी बड़ी क्षति स्वास्थ्य को पहुंचती है कि फेफड़े को नुकसान होता है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, आयु कम हो जाती है। तो हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग मार्च 17 तक इस हिंदुस्तान में ऐसे 5 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे, ताकि हमारी माताओं बहनों को अब जो है लकड़ी जलाकर खाना न बनाना, मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। कांग्रेस ने क्यों नहीं गरीबों के बारे में पहले सोचा? इतना ही नहीं, हम लोगों ने जवानों के बारे में भी सोचा। जवान कम पढ़ा लिखा हो,
अनपढ़ हो, हर नौजवान के अंदर कुछ न कुछ काम करने की योग्यता, क्षमता, प्रतिभा होती है। भले ही नौजवान अनपढ़ क्यों हो, दो चार तक ही क्यों न पढ़ा हुआ, कुछ न कुछ काम कर सकता है। इसलिए हमारी सरकार ने कौशल विकास का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है कि जो भी हुनर है उस नौजवान के अंदर, उस हुनर को महीने, 2 महीने, 3 महीने की ट्रेनिंग देकर हम और विकसित करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। महीने 2 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद वह नौजवान कहेगा, जय मोदी जी, है राजनाथ सिंह, आप लोगों ने ट्रेनिंग तो दे दिया, रोजगार दो, नौकरी दो। नौकरी नहीं दे सकते, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। हम उसको कहेंगे, तुम्हारे अंदर हुनर पैदा हो गया है, तुम अपना रोजगार खड़ा करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, स्वावलंबी करो। और मुद्रा बैंक की हम लोगों ने व्यवस्था की है, 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का वह कर्ज ले सकता है, सबसे ब्याज दर पर कर्ज ले सकता है, खुद भी रोजगार युक्त बन सकता है और कई नौजवानों को रोजगार दे सकता है। और आज की संख्या में बताना चाहता हूं, 3 करोड़ 2 साल के अंदर 3 करोड़ 40 लाख ऐसे नौजवानों ने मुद्रा बैंक से कर्ज प्राप्त किया है। मेरे बहनों भाई, समाज के सभी वर्गों की चिंता हम लोगों ने की है। हम लोगों ने कैसे स्मार्ट गांव भी बने। अभी हमारे राहुल गांधी सिंह जी कह रहे थे, मान लिया आपने धान पैदा किया, गेहूं पैदा किया, अमरूद पैदा किया, कुछ भी पैदा किया, यदि रायपुर के बाजार में अच्छी कीमत नहीं मिल रही है, बिलासपुर के बाजार में अच्छी कीमत नहीं मिल रही है, तो आपके घर का लड़का जो पढ़ा लिखा होगा, हाई स्कूल में पढ़ता होगा, वह इंटरनेट पर बैठेगा, अपनी उंगली चलाएगा और आपके माल को घर में ही बैठे बैठे वो कलकत्ता, मुंबई और देहरादून कहीं भी बेच सकता है और आपको अच्छी कीमत उसी इंटरनेट पर प्राप्त हो जाएगी। मैं जानता हूं कि बहुत जो इसके बारे में इंटरनेट वगैरह की कार्य प्रणाली से परिचित नहीं होंगे, शायद उनको जानकारी अच्छी और इस प्रकार जो हम लोगों ने उसका नाम रखा है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, संक्षेप में उसे कहते हैं ENAM, ई-नाम। किसान को अपनी उपज की उचित कीमत मिलनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी को। उन्होंने किसानों को जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, न्यूनतम जो समर्थन मूल्य होता है, वह न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। मैं यहां जानना चाहता हूं कि यहां बैठे हुए लोगों में व्यापारी भी लोग हैं, व्यापार जो करते हैं कोई है? कितने लोग हैं जानना चाहिए। पीछे व्यापार करने वाले लोग बैठे हैं, व्यापार। तो मेरे व्यापारी भाइयों, आप भी सुन लेना, किसानों की बात की आप भी। यदि आपका पूरे 1 साल में 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, तो आपको लेखा वही मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं, कोई खाता वही नहीं, कोई सरकार, कोई जरूरत नहीं। 2 करोड़ तक का टर्नओवर है तो मान लिया जाएगा कि आपकी आमदनी 8% और इनकम टैक्स लगेगा केवल 8% पर लगेगा 2 करोड़ पर। सरकार को ऐसी ही चाहिए ना, सरकार को ऐसी ही चाहिए ना। या तो अपनी डॉक्टर वगैरह नहीं है, काम नहीं है, मिलेंगे बिलासपुर में मिलने वाले, उनके लिए भी कुछ किया है। और मेरे नौजवानों, यहाँ क्लास 3, क्लास 4 की जो नियुक्तियां होती हैं, पीएन बनता है, क्लर्क बनता है, कांस्टेबल बनता है, यह सब सारे जो होते हैं, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत गड़बड़ होता है। अब यहाँ पर अभी तक एक और यही डॉक्टर रमन सिंह जी बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात इन्होंने फैसला किया है। कहा कि क्लास 3 और क्लास 4 की जो नियुक्तियां होंगी, अब उसमें कोई धांधली नहीं होने पाएगी। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी फैसला किया और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी फैसला किया जब छत्तीसगढ़ में अब जो रिटन टेस्ट में जो मेरिट में आ गया
उसी की नियुक्ति हो गई अपनी, और कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई सोर्स पैरवी की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। खेतों में यूरिया खाद इस बार लेने में कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है? कहीं हुआ है कि नहीं? जब पीछे के लोग बताइए यूरिया खाद को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है ना? कहां हुआ है यार? चलिए हाथ में क्या हुआ? अच्छा, पिछले समय का बता रहे होंगे, इस साल में नहीं हुआ होगा, हो नहीं सकता। इफरात यूरिया पैदा किया है मेरे भाइयों, और नीम कोटेड यूरिया किसानों को मैं सुझाव देना चाहता हूं, अपने खेत में पहले जितना यूरिया डालते थे उससे 20% कम यूरिया डालिए, कम यूरिया डालिए। नीम कोटेड यूरिया डालने से उतनी ही फसल पैदा हो। छोटी छोटी चीजों के संबंध में तो बड़े फैसला कभी सोचा था कि दिल्ली में ऐसी सरकार आएगी जो सरकार इस बात की चिंता करेगी कि हिंदुस्तान के घर घर में, चाहे वो भले ही गरीब क्यों न हो, उसके घर में भी शौचालय होना चाहिए, माताओं बहनों को बाहर न जाना पड़े। यह सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया है, सारे हिंदुस्तान में यह सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया। सड़कें बनाने का आपको आश्चर्य होगा, 2013-14 में 3,500 किलोमीटर सड़क बनाने का प्रोजेक्ट एवार्ड हुआ था। जब हम लोगों की सरकार 2014 में आ गई तो 6 महीने में ही जो प्रगति हुई है उसकी जानकारी देना चाहता हूं। 2014-15 में 8,000 किलोमीटर 3,500 से बढ़ाकर 8,000 किलोमीटर हम लोगों ने कर दिया। अब 2015-16 में 10,000 किलोमीटर रोड बनाने के प्रोजेक्ट हम लोगों ने एवार्ड किए हैं। और मेरे बहन भाइयों, इस वर्ष में हम लोग 25,000 किलोमीटर सड़कें हिंदुस्तान में बनाने जा रहे हैं। 25,000 किलोमीटर सारा हिंदुस्तान का यह जितना आवश्यकता यह निकाल रहा है, बहनों भाइयों, वह टूट जाएगा। हमारे नौजवान, ज्यादा नौजवान जो जवान अपने को मानते हो, जरा हाथ उठाओ। जो पढ़ाई लिखाई करते हो, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले नौजवान है, जरा हाथ उठाओ। वहां जो खड़े हो नौजवान, वहां भी हाथ उठाओ। देखिए, वहां के नौजवानों ने भी हाथ उठाया। मेरी बात सुन लेना, अभी तक आप को अपनी सर्टिफिकेट, नौकरी के लिए जाते थे, अपनी सर्टिफिकेट आपको सत्यापित करानी पड़ती थी, अटेस्ट करानी पड़ती थी, मार्कशीट करानी पड़ती थी, अटेस्ट करानी पड़ती थी। आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अटेस्ट कराना पड़ता था, सत्यापित कराना पड़ता था। लेकिन अब हमारी सरकार ने यह फैसला कर दिया है मेरे बहन भाइयों कि अब आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, यह सब सत्यापित कराने के लिए किसी नेता का दरवाजा नहीं खटखटाना होगा, किसी अधिकारी का दरवाजा नहीं खटखटाना होगा, बल्कि हमारा नौजवान अपने हाथों से ही लिख देगा कि मैं इसे सत्यापित करता हूं, उसे मान लिया जाएगा। हम अपने भारत के रहने वाले जवान के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर पर करेंगे। हाँ, यह बात सही है कि नौकरी मिल जाएगी तो उस समय आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखानी हो। जवाब सही। कई ऐसे कदम हम लोगों ने उठाए। दूसरी चीज, मैं बहनों भाइयों, माओवाद, उग्रवाद के संबंध में कहना चाहता हूं। आतंकवाद, हमारे सेना के जवान, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मजबूती के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं। आज मैं छत्तीसगढ़ में आया हूं तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद, माओवाद में लगे हुए लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप हिंसा का रास्ता छोड़िए। भारत में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आपको हिंसा छोड़नी चाहिए। मैं तो मैं यह भी कहना चाहता हूं, आपको हिंसा छोड़नी पड़ेगी। भारत सब कुछ स्वीकार कर सकता है, लेकिन निर्दोष और निरपराध लोगों की हिंसा को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। यह सिलसिला बंद होना चाहिए। जो भी मांगे, हम विकास करना चाहते हैं, गरीबों तक हर सुख सुविधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाधा पैदा की जा रही है और निर्दोष लोगों की, गरीबों की हत्या भी हो रही है।
आप किसी विचारधारा को मानना चाहते हैं, विचारधारा को मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंसा का रास्ता आप छोड़िए, मैं यहां से अपील करना चाहता हूं। हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर भारतवासी हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करता। जिसकी जो समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान करेंगे। आइए, लोकतंत्र है, अपनी बात रखिए, हम सुनेंगे, हम बात करेंगे, हमारी सरकार बात करेगी, सब बात करेंगे, लेकिन यह सिलसिला बंद होना चाहिए। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी सीमाएं भी सुरक्षित हैं। पहले आतंकवादी जितनी जल्दी जल्दी नहीं आ रहे हैं। 50% कमी हो गई है उनके सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन, सफल घुसपैठ में 50% की कमी हो गई, 50% की कमी हो गई। हमारे सेना के जवानों की मुस्तैदी, हमारे अर्धसैनिक बल के जवानों की मुस्तैदी, जम्मू कश्मीर की पुलिस, सबके प्रयास के कारण ऐसा होता है। एक बार ऐसे ही गृहमंत्री बना था और गृहमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के बाद अक्टूबर के महीने या ऐसा ही कोई महीना था, हो सकता है मैं भूल रहा हूं, मैंने टेलीविजन रात को मैं देख रहा था, 10:30 11 बजे सोने के लिए गया था, टेलीविजन देख रहा था। टेलीविजन पर खबर आ रही थी कि पाकिस्तान से गोली चलाकर भारत में सीमा पर भारत में रहने वाले कुछ महिलाओं और बच्चों को पाकिस्तान के लोगों ने मारा। भारत से सीमा पर के महानिदेशक को टेलीफोन मिला है। मैंने पूछा कि मिस्टर पाठक यह हो क्या रहा है? मैं ऐसा देख रहा हूं। उन्होंने कहा आप जो आप देख रहे हैं वो सही है, पाकिस्तान ने गोली चलाई है, पाकिस्तान के लोगों ने निर्दोष भारतवासियों को मारा है, 5 लोगों की जान गई। मैंने कहा कि हमारी फोर्स ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमने कई बार उनको सफेद झंडे दिखाए। मैंने कहा झंडे दिखाने का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा झंडे दिखाने का मतलब यह होता है गोली मत चलाओ, हम तुम्हारे साथ बातचीत करना चाहते हैं, फ्लैग मीटिंग करना चाहते हैं। तो बहनों भाइयों, मैंने कहा अब कोई भी सफेद झंडा लेकिन पाकिस्तान की तरफ से गोली चलती है तो अपनी गोलियों को गिना भी नहीं जाना चाहिए। बहनों भाइयों, डंडे की चोट पर हम लोगों ने कहा और जवानों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। इसलिए आज के अवसर पर मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आप सबका स्ट्रेस चाहिए, आप सबका सम्मेलन चाहिए। नए भारत का निर्माण होने जा रहा है मेरे बहनों भाइयों। अभी तक भारत को सारी दुनिया में भारत के बारे में धारणा थी गरीब है। साधारण नौजवान से लेकर पूछते थे धनवान कौन है, तो कहता था अमेरिका सबसे धनवान है। तो मेरे नौजवानों, अब तक अमेरिका को धनवान मानते रहे हो, लेकिन अब मेरी बात भी सुन लो। आज भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अब सीना ठोक कर कह सकते हो, सारी दुनिया कह रही है कि यदि अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इस दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है। अब यह बात डंडे की चोट पर बोल सकते हैं। तेजी से भारत बढ़ रहा है, आप सभी का सहयोग चाहिए। इसलिए आज के अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए, जो भी हमको अपना रिपोर्ट कार्ड हमारी सरकार का पेश करना था, जो मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री 5-6 दिनों में 5 देशों की यात्रा कर डालते हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। देखा दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो अमेरिका आ जाता, अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे थे, 1-2 बार नहीं बल्कि अमेरिकी संसद के सांसदों ने 50-60 बार उठकर तालियां बजाई और उनका स्वागत और अभिनंदन
क्या इससे हम सबको गौरव की अनुभूति नहीं होती? बहनों भाइयों, आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं कि बड़ी संख्या में आप सब लोग आए। सिर्फ भविष्य में मिलेंगे, आपका स्नेह मिलता है, यही है।